Hello students, today we are going to continue with the further part of demand chapter. Last class में हमने देखा था कि what is demand and what are the factors affecting demand, कि demand को कौन कौन से factors affect करते हैं, जैसे कि price of the commodity itself, जिसमें inverse relationship होता है price और quantity demand में. उसके बाद हमने देखा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें दो टाइप के गुड्स हमने देखे थे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. उसमें हमने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, विच हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड फॉर अदर कमोडिटी, लाइक पेप्सी एंड कोक. कि पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कोक की डिमांड बढ़ेगी, और अगर पेप्सी का प्राइस गिरेगा तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड कोक की डिमांड गिरेगी. फिर दूसरा हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, विच हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स. ठीक है, दैट मीन्स कि विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई द कॉमन वांट. जैसे कि पेन एंड रिफिल, अगर पेन का प्राइस बढ़ेगा तो रिफिल की डिमांड फॉल करेगी, और अगर पेन का प्राइस फॉल करेगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड रिफिल की डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है, ये हमने सब डिटेल में पढ़े हुए पहले. फिर हमने देखा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, की कंज्यूमर की इनकम का किस तरीके से नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स पे डिमांड असर पड़ता है. कंज्यूमर की इनकम का नॉर्मल गुड्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, और इंफीरियर गुड के साथ इनकम का इनवर्स रिलेशन होता है. जब इनकम इंक्रीज करती है कंज्यूमर की तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, और जब इनकम फॉल करती है कंज्यूमर की तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड गिर जाती है, इररिस्पेक्टिव कि उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं आता. अदर साइड, अगर इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी. इस पर हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में. तो इंफीरियर गुड के साथ इनकम का इनवर्स रिलेशन है, और आपका नॉर्मल गुड्स के साथ इनकम का डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है. फिर हमने देखा था एक और पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि अगर कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल है तो उसे उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी जिसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल है, और जिस कमोडिटी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल है उसकी डिमांड फॉल कर जाएगी. ठीक है. और मिसलिनियस फैक्टर्स में अगर पॉपुलेशन में चेंज आ जाए, वेदर कंडीशन में चेंज आ जाए, या हैबिट नेसेसिटीज में चेंज आ जाए, ठीक है, तो उन केसेस में भी डिमांड में चेंज आता है विदाउट एनी चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. और एक हमने देखा था डिमांड फंक्शन. तो मैं डिमांड फंक्शन एक बार आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूं. सो व्हाट इज डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन Demand function shows the functional relationship between quantity demanded and factors affecting demand. ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी डिमांड करनी है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में. तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मिसलीनियस फैक्टर्स. तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, दे आर कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. सो डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. दैट मीन्स कि कितने यूनिट्स क्वांटिटी डिमांड करनी है कमोडिटी की, वो किस पे डिपेंड करेगा, ये सारे के सारे फैक्टर्स पे. ठीक है, वेयर पीसी स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पीआर स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम स्टैंड फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और टीएनपी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और मिसलिनियस फैक्टर्स. इसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ के जितने भी सारे के सारे फैक्टर्स हैं दे आर नोन एज अदर फैक्टर्स. तो ये सब क्या है, अदर फैक्टर्स. ठीक है, तो अदर फैक्टर्स में हमने क्या चीज पढ़ी थी कि अदर फैक्टर्स में प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो अदर फैक्टर्स में प्राइस कांस्टेंट रहेगा, राइट. और ये जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है इसमें क्या होगा, प्राइस चेंज होगा, प्राइस चेंजेस. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं और आपको भी इसको ध्यान से समझना है. ठीक है. नाउ इसी डिमांड फंक्शन को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे अगला टॉपिक, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड. व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड states other factors being constant
there is an inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded. ठीक है. So other things being constant, there is an inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded. तो other factors being constant मतलब ये जो other factors हैं, अगर इन factors में change नहीं आएगा, यानी substitute good के price में change नहीं आएगा, consumer की income change नहीं होगी, taste and preference change नहीं होगा और miscellaneous factors में change नहीं आएगा, तो वो अगर सब factors ये constant हो जाएं, उसके बाद आपके प्राइस ऑफ द कमोडिटी के साथ जो डिमांड का रिलेशनशिप बनेगा, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है. और लॉ ऑफ डिमांड में आपका रिलेशनशिप कैसा बनता है? इनवर्स रिलेशन. देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सो अगर मैं लिखूं प्राइस क्वांटिटी की प्राइस बढ़ रहा है आपका 5, 10, 15, 20, 25, आप कुछ भी ले सकते हो, और लेट्स सपोज डिमांड आपकी कम हो रही है 50, 40, 30, 20 और 10, मैंने इमेजिनरी वैल्यूज ले ली है. तो ये जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज नोन एज डिमांड स्केड्यूल. तो डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? The tabular representation of relation between price of the commodity and quantity demanded. Then what is demand curve? तो demand curve क्या होता है? Demand curve shows the graphical representation of the relationship between two variables. तो यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व. ठीक है. तो ये हो गया आपका क्वांटिटी. जैसे हमने बताया कि एक्स एक्सिस में हमेशा यूनिट्स क्वांटिटी आती है और वाई एक्सिस में हमेशा क्या आएगा? प्राइस. ठीक है. नाउ अगर मैं इसको प्लॉट करूं, आपको स्केलिंग नहीं करनी होती, तो अगर मैं फ्री हैंड ही आपको प्लॉट करके एक बार दिखा देता हूं, तो आपका कर्व बनेगा ऐसा कुछ. ठीक है. इसे हम क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब जैसे 5 प्राइस पे आपकी डिमांड कितनी है? सपोज 50. 10 प्राइस पे आपकी डिमांड है 40. 15 प्राइस पे आपकी डिमांड है 30. 20 प्राइस पे आपकी डिमांड है सपोज आपकी 20. और 25 प्राइस पे आपकी लेट सपोज डिमांड कितनी है? आपकी 10. ठीक है. तो इस तरीके से आप प्लॉट करेंगे तो आपका एक प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन. अब ये स्ट्रेट लाइन यहाँ क्यों बन रही है? ये इस केस में डिमांड कर्व की स्ट्रेट लाइन इसलिए बन रही है क्योंकि प्राइस और डिमांड में जो रेशियो का चेंज है दैट इज कांस्टेंट. तो 1 अगर आप देखें तो 2:10 यानी 1:5 की रेशियो में चेंज हो रहा है. तो 1:5 की रेशियो में कांस्टेंट चेंज है, इसलिए आपका डिमांड कर्व क्या बना है? स्ट्रेट लाइन. अगर इसमें चेंजेस अलग अलग होते तो ये कर्व भी थोड़ा सा बन सकता था, जिगजैग, तो क्या बनेगा? कर्व बन सकता था. ठीक है. तो डिमांड कर्व शोज द graphical representation of price and quantity demanded, और demand schedule shows the tabular presentation या representation of price of the commodity and quantity demanded. ठीक है. कोई डाउट इसमें? आई होप नहीं होगा. राइट. नाउ अब इसको बोलते हैं हम स्लोप. ठीक है. स्लोप हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इस केस में हम स्लोप क्या बोलेंगे? P by Q. तो डिमांड कर्व का स्लोप क्या है? P by Q. राइट. नाउ ये सिंपल, आपको इतना सही खाली पता होना चाहिए, इससे ज्यादा की अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है. ठीक है. तो लॉ ऑफ डिमांड, तो जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं? अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, कि प्राइस को छोड़ के बाकी सारे के सारे अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट. उसके बाद जो प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप बनेगा उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है. नाउ अब अगर मैं बोलूं कि इसके assumptions क्या होंगी,
तो एजम्पशंस को अगर हम बात करें तो इसकी एजम्पशंस होंगी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स विल रिमेन कांस्टेंट, income of the consumer will remain constant, taste and preference of the consumer will remain constant and miscellaneous factors will remain constant। तो ये हमें एज्यूम करना है कि इन फैक्टर्स में चेंज नहीं आएगा, उसके बाद ही प्राइस और डिमांड का जो इनवर्स रिलेशन होगा वो लॉ ऑफ डिमांड को रिफ्लेक्ट करेगा। अब जैसे कि अगर मान लीजिए कि इनकम कांस्टेंट ना माने और इनकम ही बदल जाए, अगर इनकम चेंज होगी तो क्या होगा? अगर इनकम चेंज हो गई, सपोज कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जा रही है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई और किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो भी वो क्वांटिटी सेम रखेगा या शायद क्वांटिटी की डिमांड और बढ़ा दे बढ़ते प्राइस के साथ। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ चुकी है, तो उसे बढ़ता हुआ प्राइस अफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए अगर लॉ ऑफ डिमांड हमें पढ़ना है तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने के लिए हमें अदर फैक्टर्स को क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट, कि इनमें चेंज नहीं आएगा, तभी जाके हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। नाउ अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में ही जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्कर में। जनरली ये 3 मार्कर का क्वेश्चन होता है और पूछा जाता है, एंड दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन और पूछना भी चाहिए पेपर में, कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। कि डाउन डिमांड कर्व जो होता है वो लेफ्ट से राइट, डिमांड कर्व आपका हमेशा लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही क्यों होता है? ठीक है, अब जैसे ही डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व टू द राइट, या इसको हम ऐसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि व्हाई देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम क्यों होती है, या फिर प्राइस कम होता है तो डिमांड क्यों बढ़ती है, या व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। अब ये तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है जो यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, अगर आपको 3 to 4 मार्कर में आता है, अगर 3 मार्कर में आता है तो आप सिर्फ पॉइंट 1 को एक्सप्लेन करेंगे, और अगर 3 मार्क्स से ज्यादा आता है तो आप ये तीनों पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, और अगर आपको तीनों पॉइंट अच्छे से आते हैं तो आप 3 to 4 मार्कर में तीनों पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचिए कि अगर मैं आपको डायरेक्टली डिमांड चैप्टर शुरू करवाता और आपको कंज्यूमर बिहेवियर में नहीं बताता मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बारे में, तो आपको ये समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों हुआ, फिर आप रट लेते और रट के आप एग्जाम में देते। ठीक है, तो एवरी टीचर मस्ट स्टार्ट विद द कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टूडेंट कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। ठीक है, जैसे कि आपने कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा था कि सेटिस्फैक्शन को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम किससे कंपेयर करते हैं? प्राइस से। तो डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट को हम एक्सप्लेन करेंगे सिंगल कमोडिटी के केस से अंडर दी कार्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच में एल्फ्रेड मार्शल ने जो थ्योरी दी थी कि अगर कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उसे कितने यूनिट्स वो कंज्यूम करेगा? कंज्यूमर उतने यूनिट्स कंज्यूम करेगा जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, और इक्विलिब्रियम में आने के लिए कंडीशन क्या होती है कि मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, नाउ ये थ्योरेटिकल आपको समझाने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा शेड्यूल के हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, सो दैट कि आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अगर मैं आपको बोलूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है अंडर कार्डिनल अप्रोच इन द केस ऑफ सिंगल गुड, कि अगर कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करने जाए, अगर कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करता है तो वो इक्विलिब्रियम में कब आता है? जब उसकी सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस के इक्वल आ जाए। हम यहाँ पर सेटिस्फैक्शन को मनी टर्म्स में मान के चल रहे हैं। नाउ लेट्स सपोज कि कंज्यूमर ने यूनिट्स कंज्यूम किए, मैं प्रोडक्ट ले लेता हूं, लेट्स सपोज एप्पल। ठीक है, अब यूनिट्स कंज्यूम किए कंज्यूमर ने एप्पल्स के, उससे उसको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ रुपीस, समझ लो आपने कन्वर्ट कर लिया प्राइस में। उसका प्राइस है पर एप्पल का लेट्स सपोज 20, पर एप्पल का प्राइस है 20। एंड लेट्स सपोज कि मैंने एक हाइपोथेटिकल आपको एग्जांपल दे दिया जहां पे कंज्यूमर 5 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। ठीक है, जहां पे कंज्यूमर 5 यूनिट्स कंज्यूम करेगा एप्पल के,
और सेटिस्फेक्शन जो उसको मिल रही है इन टर्म्स ऑफ रुपीज में कन्वर्ट करके, लेट सपोज पहले पे मिल रही है उसको 50, दूसरे पे मिल रही है उसको 35, तीसरे पे मिल रही है उसको 26, फोर्थ पे मिल रही है लेट सपोज 20 और फिफ्थ पे मिल रही है उसको 15। ठीक है, एक और ले लेते हैं 6, लेट सपोज 10 एंड 20। क्लियर है, सिंपल है, बेसिक है, आपने हाइपोथेटिकल एग्जांपल खुद ले लिया। अब पहला यूनिट कंज्यूम करने पे कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज मोर देन प्राइस। तो जब कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज्यादा होती है तो कंज्यूमर को लगता है कि पैसे की वर्थ है, कि एप्पल जो मैं खा रहा हूं मुझे 50 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है इन टर्म्स ऑफ मनी विच इज हायर देन द प्राइस ऑफ द एप्पल, तो ये मुझे फायदा दे रहा है, गेन दे रहा है, तो मैं क्या करता हूं, एक और कंज्यूम कर लेता हूं। तो सेकंड एप्पल कंज्यूम करने पे अगेन उसकी सेटिस्फेक्शन इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो अभी भी उसको फायदा मिल रहा है, अभी भी ही इज एंजॉयिंग एंड ही इज गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ द प्राइस ही इज स्पेंडिंग ऑन द एप्पल। तो वो क्या करेगा, थर्ड यूनिट को भी कंज्यूम करेगा, और थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने पे अगेन द सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अभी भी क्या हो रहा है कि सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज्यादा है, अभी भी उसको गेन हो रहा है, अभी भी फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो प्रोवोक या परसुएट स्टिमुलेट करेगा अपनी नीड को और कंज्यूम करने के लिए। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पे उसकी सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी अब क्या हो गई है, प्राइस के इक्वल। अब उसका दिमाग थोड़ा ठनकेगा कि इस यूनिट पे आके मेरी सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस के इक्वल आ गई है, यानी जितने वर्थ क्या वो कमोडिटी है उतने वर्थ की उसका प्राइस है। फिफ्थ यूनिट पे सेटिस्फेक्शन जो है वो गिर के प्राइस से कम हो गई, और सिक्स पे भी अगर हम देखें तो सेटिस्फेक्शन गिर के प्राइस से कम हो चुकी है, सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ अगर मैं इस स्केड्यूल को ऑब्जर्व करूं, तो मैं अगर इस स्केड्यूल को ऑब्जर्व करूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि फर्स्ट यूनिट पे उसको गेन हो रहा है, सेकंड यूनिट पे भी उसको गेन हो रहा है, और थर्ड यूनिट पे भी उसको गेन हो रहा है। इसका मतलब 3 यूनिट तक आते आते उसकी सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी इज मोर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो उसको फायदा नजर आ रहा है। अगर उसको फायदा नजर आ रहा है, गेन हो रहा है, तभी वो आगे कंज्यूम करता जा रहा है। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पे तो एमयू एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट स्पेंट ऑन फोर्थ यूनिट, हिज सेटिस्फेक्शन वाज इक्वल टू प्राइस। तो इस केस में उसकी सेटिस्फेक्शन जो थी वो प्राइस के इक्वल होगी, जो कि हमें क्या स्टेट दिखा रही है, एमयू इज इक्वल टू प्राइस, जो कि क्या होती है आपकी इक्विलिब्रियम की स्टेट। तो ये स्टेट क्या होती है आपकी इक्विलिब्रियम की, जहां पर कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू प्राइस। तो यानी अगर कंज्यूमर रुकेगा तो कहां रुकेगा, फोर्थ यूनिट पे। फिफ्थ यूनिट वो क्यों नहीं लेगा, क्योंकि फिफ्थ यूनिट लेने पे जो उसकी सेटिस्फेक्शन है दैट इज लेस देन प्राइस, या सिक्स पे उसकी सेटिस्फेक्शन इज लेस देन प्राइस, एमयू इज लेस देन प्राइस। और जब सेटिस्फेक्शन प्राइस से कम होती है तो कंज्यूमर को क्या होता है, लॉस। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, गेन। ठीक है, और यहाँ पर वो क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो कोई भी रैशनल कंज्यूमर लॉस पे कोई भी कमोडिटी कंज्यूम नहीं करेगा। तो कंज्यूमर थर्ड पे क्यों नहीं रुका, फोर्थ पे क्यों रुका, और फोर्थ पे क्यों रुका, फिफ्थ पे क्यों नहीं रुका। थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे उसकी सेटिस्फेक्शन वाज मोर देन प्राइस, ही वाज स्टिल गेनिंग। तो इसी एक्सपेक्टेशन में जब उसने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो उसे पता लगा कि जो उसने फोर्थ यूनिट पे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिली वो प्राइस के इक्वल थी, जहां पर वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में आ चुका है। और फिफ्थ यूनिट पे डेफिनेटली उसकी सेटिस्फेक्शन और फॉल करेगी और प्राइस से कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू, according to law of diminishing marginal utility, as the more and more unit are consumed, the additional satisfaction derived from each unit consumption goes on falling। तो इसीलिए कंज्यूमर कहां जाके रुकेगा, फोर्थ यूनिट पे, जहां पर उसकी सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि by consuming 4 units of given commodity apple, the consumer is said to be in equilibrium। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा घुमा के पूछूं, लेट सपोज मैं इस क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछता हूं कि गिवन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, गिवन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, हाउ मेनी यूनिट्स
a consumer is going to consume, given the price of the commodity how many units a consumer is going to consume, कि अगर आपको प्राइस गिवन है 20 तो कंज्यूमर कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगा. when the price of the commodity is 20, a consumer is going to consume that many units of goods where his mu in terms of money is equal to price of the commodity. तो इस केस में अगर 20 प्राइस है तो कितने यूनिट कंज्यूम करेगा, 4 यूनिट. ठीक है, तो अभी इसी को मैं आपको अब डिमांड से कैसे रिलेट करते हैं. अब जो चीज मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूं वो आपके ये जैसे ये मैंने आपको शेड्यूल बताया या अब जो मैं इसका डायग्राम बता रहा हूं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था. एग्जाम में आप अगर ये नहीं भी समझाएंगे या डायग्राम के थ्रू इसको आप नहीं भी समझाएंगे तो चलेगा, लेकिन कॉलेज लेवल पे अगर आप इसको समझा देते हैं तो आपके प्रोफेसर्स आपके, अगर मैं लिटरली बोलूं तो वो आपके आशिक बन जाएंगे. दे विल एक्चुअली लव द कॉन्सेप्ट ऑफ योर्स कि आपने कितना ब्यूटीफुली उसको समझाया है. अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं. नाउ अगर मैं इसी को ग्राफिकली प्लॉट करूं तो ये तो हो गया मेरा आपका, लेट सपोज यहां पर आ जाएगा मेरी क्वांटिटी यूनिट कंज्यूम, यहां आ जाएगा मेरा प्राइस या फिर एमयू. ठीक है, और इसी के साथ मैं साइमल्टेनियसली एक और चीज बना देता हूं, क्वांटिटी एंड प्राइस. मैं अब आपको दिखाऊंगा कैसे डिमांड का इस पे साथ में बनता है. प्राइस इस केस में हमने ले लिया सपोज 20. ठीक है, और एमयू जो है विद एवरी एडिशनल कंजम्पशन कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है तो ये आपका बन जाएगा एमयू कर्व. ठीक है, और यहां पर वो इक्वल हो रहा है एमयू इक्वल टू प्राइस, तो ये हो गया फोर्थ यूनिट जहां पर एमयू इज इक्वल टू प्राइस. ठीक है, एमयू प्राइस के इक्वल है कितने, 4 यूनिट पे जब प्राइस 20 है. इसी को अगर मैं स्ट्रेच कर दूं यहां पे तो 20 प्राइस पे आप कितने यूनिट्स ले रहे हो, 4 यूनिट्स. ठीक है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा. नाउ अगर मैं प्राइस को मान लूं, प्राइस हो गया 35. अगर मैं प्राइस को कट करके ले लूं, अगर मैं प्राइस की जगह ले लूं 35. ठीक है, अगर मैं प्राइस को 35 मान लूं, ठीक है, अगर मैं प्राइस को 35 मान लूं तो आप क्या देख पा रहे हैं, अब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, यहां पे. ठीक है, अब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, कंज्यूमर को आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा 2 यूनिट्स पे, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाती है, कंज्यूमर कम यूनिट कंज्यूम करता है. तो लेट सपोज प्राइस इज 35, तो प्राइस अगर 35 होगा तो कंज्यूमर अब कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 2 यूनिट्स. तो इसका मतलब 35 प्राइस पे कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग लेस यूनिट, वो कम यूनिट्स डिमांड कर रहा है, सपोज 2. ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा. नाउ अगर प्राइस को हम मान लें 15, अगर मैं 35 कट करके मान लो मैं चेंज कर रहा हूं या मैंने प्राइस को मान लिया 15. ठीक है, 15 प्राइस अगर मैंने ले लिया तो अब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल रहा है 15 इक्वल टू 15 5 यूनिट्स पे. यानी अगर 15 प्राइस हो जाए तो कंज्यूमर अब कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 5 यूनिट्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम अब उसका कहां आ रहा है, 5 यूनिट्स पे. तो 15 प्राइस पे कंज्यूमर कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, 5. ठीक है, और अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिमांड कर्व. ठीक है, देखा कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुआ कि जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ती है तो कंज्यूमर कम यूनिट डिमांड करता है, और जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम होती है तो कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करता है. ठीक है, तो दैट मींस विद एवरी फॉलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जैसे जैसे प्राइस फॉल करता है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी से बढ़ती चली जाती है, वो ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता चला जाता है, और जब प्राइस बढ़ता चला जाता है तो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाती है, वो कम यूनिट परचेज करता है. ठीक है, और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें क्या डिराइव हो जाता है, डिमांड कर्व. तो हमें क्या डिराइव मिल जाता है यहाँ पे, डिमांड कर्व. आई होप आपको समझ आ गया होगा. ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, और ये कॉलेज लेवल पे 4 to 6 मार्कर्स में आता है कंज्यूमर सरप्लस के नाम से, और अगर आपने इसको समझा दिया तो प्रोफेसर समझ जाएंगे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं और आप कितने अच्छे से पढ़ के आए हैं. ठीक है, अब इसी का थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं ऊपर. नाउ अब इसको हम समझें कि व्हाई डज डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट. तो मार्जिनल यूटिलिटी जहां प्राइस के इक्वल होती है सिंगल यूटिलिटी केस में, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है. तो अकॉर्डिंग टू सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर is where consumer purchases that much quantity of goods where
mu इज इक्वल टू प्राइस। तो वो कितने यूनिट परचेज करता है, कब तक परचेज करता है, जब तक mu प्राइस के इक्वल ना हो जाए, जो हमने नीचे देखा। फिर when mu is more than price, अब ये समझाएंगे जब mu प्राइस से ज्यादा होता है, आपने नीचे अभी देखा स्केड्यूल में कि when mu is more than price, if price of commodity falls, अगर commodity का प्राइस फॉल करता है तो it makes mu is greater than price, सिंपल है। so it encourages the consumer to buy more. It shows that when the price of the commodity falls, its demand rises. The consumer will continue to buy more units until mu falls enough to be equal to the price again. It shows that when price falls, demand rises. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी समझाते हैं, when mu is more than price, जब mu प्राइस से ज्यादा होता है, that means that the satisfaction derived from the given commodity is greater than price. So this will induce the consumer to spend more and more units of that commodity until it becomes equal to price. जैसे अब इसमें देख सकते हैं कि when mu is more than price, ठीक है, mu जब तक प्राइस से ज्यादा होगा, अगर प्राइस को हम 20 माने इस केस में, तो कंज्यूमर विल कीप ऑन, दिस विल इंड्यूस द कंज्यूमर टू स्पेंड मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी। द कंज्यूमर विल स्पेंड मोर एंड मोर यूनिट, ही विल कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी। कब तक, जब तक mu becomes equal to price, और as more and more units are consumed, the mu goes on falling due to law of dmu. सिंपल है, कोई डाउट? ठीक है। now when mu is less than price, if price of good rises, अगर गुड्स के प्राइस राइज करते जाएंगे तो mu will be less than price, ठीक है। तो नाउ कंज्यूमर विल रिड्यूस द डिमांड until mu rises and it becomes equal to price. It means that when price rises, demand falls. It can be concluded that there exists an inverse relationship between price and demand, जो हमने अभी पढ़ा कि जब प्राइस बढ़ता है तो सेटिस्फेक्शन कम होती है, कंज्यूमर कम डिमांड करता है, ठीक है। तो सेम वे में अगर प्राइस बढ़ता जाएगा तो mu लेस देन प्राइस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी डिमांड कम करेगा तो mu बढ़ती चली जाएगी, और कब तक करेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए, ठीक है। तो आपने तीनों केस समझाने हैं कि अगर mu प्राइस से ज्यादा है, mu प्राइस से कम है, या प्राइस के इक्वल है, ठीक है। नाउ एक चीज होती है आपकी इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कई पेपर्स में ये ऑप्शनल होता है, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूं सो दैट कि आपके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी। व्हाट इज इनकम इफेक्ट? इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम इफेक्ट का मतलब होता है, व्हाट इज इनकम इफेक्ट? इनकम इफेक्ट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, नॉमिनल इनकम एंड रियल इनकम, ठीक है। नाउ व्हाट इज नॉमिनल इनकम एंड व्हाट इज रियल इनकम? नॉमिनल इनकम वो होती है जो मनी आप कैरी करते हो, रियल इनकम वो होती है जो आपकी परचेजिंग पावर को डिफाइन करती है, ठीक है। तो नॉमिनल इनकम इज द इनकम विच यू आर होल्डिंग एंड रियल इनकम इज द इनकम विच शोज योर परचेजिंग पावर। नाउ लेट्स सपोज मेरी पॉकेट में मनी इनकम है 100 रुपीज, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितनी है, 10 रुपीज, ठीक है। तो आप कितनी यूनिट परचेज करोगे? रियल इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू नॉमिनल इनकम अपॉन प्राइस। तो इसका मतलब अगर 100 इनकम है और प्राइस 10 है, तो आपने कितने यूनिट परचेज किए कमोडिटी के? 10 यूनिट्स, ठीक है। अगर मान लो इनकम आपकी कांस्टेंट है 100, एक अगला केस ले रहा हूं मैं, और प्राइस आपका गिर के हो गया 5, तो इस केस में आपकी रियल इनकम क्या हो जाएगी? 100 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 20। आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, अब आप कितने यूनिट्स ले रहे हो? 20 यूनिट्स। और अब अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए आपकी मनी इनकम है 100 और प्राइस बढ़ के हो गया 20, तो आपकी रियल इनकम कितनी होगी? नॉमिनल इनकम 100, प्राइस 20, तो आप कितने यूनिट परचेज कर रहे हो? 5, यानी आपकी रियल इनकम गिर के कितनी हो गई? 5 यूनिट्स पे आ गई, परचेजिंग पावर गिर के 5 यूनिट्स पे हो गई। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसी को अगर आपको मैं डायग्राम की फॉर्म में समझाऊं तो कैसा बनेगा? जब मनी इनकम कांस्टेंट है, जब कमोडिटी का प्राइस 10 था, तो आपने, जब कमोडिटी का प्राइस 10 था, आपने कितने यूनिट्स परचेज किए?
10 यूनिट्स। और जब कमोडिटी का प्राइस 5 था, कम होके 5 हो गया, तब आपने कितने यूनिट परचेज किए? तब आपने यूनिट परचेज किए 20। और जब प्राइस बढ़ के हो गया आपका 20, तब आपने कितने यूनिट परचेज किए? 5 यूनिट्स। ठीक है, और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? आपका डिमांड का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब प्राइस बढ़ता है, ठीक है, जब प्राइस इंक्रीज करता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम फॉल कर जाती है, तो वो कम यूनिट्स का डिमांड करता है। और जब उसका प्राइस फॉल करता है तो उसकी रियल इनकम बढ़ जाती है, वो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करता है। तो डिमांड कर्व आपका डिपेंड करता है इनकम इफेक्ट के ऊपर भी, जो आपका सेकंड पॉइंट था। ठीक है, अब फटाफट थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, इसको मैं आपको ऐसे थोड़ा सा यहीं बता देता हूँ। थर्ड पॉइंट है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है कि जब एक कमोडिटी के प्राइस की वजह से दूसरे कमोडिटी की डिमांड पे चेंज होता है। जैसे कि सपोज पेप्सी और कोक आपके दो कमोडिटी हैं और दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। लेट सपोज पेप्सी का प्राइस 10 है और कोक का प्राइस भी 10 है। अगर पेप्सी के प्राइस में इंक्रीज होगा, लेट सपोज पेप्सी का प्राइस 20 हो गया, तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी? कंज्यूमर कोक की डिमांड बढ़ा देगा, क्योंकि वो कंपेयर करेगा पेप्सी को कोक से, तो क्या होगा? कंपैरेटिवली कोक उसको पेप्सी से सस्ती नजर आएगी, इसलिए वो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। लेट सपोज 20, पहले 10 प्राइस पे, लेट सपोज अगर 10 प्राइस पे अगर वो 10 यूनिट्स क्वांटिटी लेता था पेप्सी की, ठीक है, और वट एवर डिमांड क्वांटिटी कोक की करता था। अब पेप्सी के प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड जब कोक पे शिफ्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट होने की वजह से पेप्सी के प्राइस बढ़ने की वजह से पेप्सी की डिमांड कम होकर कितनी रह जाएगी? सपोज 5। सपोज पेप्सी सस्ती हो गई 5 और कोक की जो डिमांड है वो क्या होगी? डिमांड फॉल कर जाएगी। क्यों? क्योंकि पेप्सी के प्राइस फॉल करने की वजह से कोक के जो प्राइस में चेंज नहीं आया, तो पेप्सी अब कंपैरेटिवली सस्ती नजर आएगी। तो कंज्यूमर क्या करेगा? पेप्सी फॉल करने की वजह से डिमांड किसकी बढ़ा लेगा? पेप्सी की, क्योंकि कंपैरेटिवली कोक उसको महंगी लग रही है। अब वो पेप्सी को कितना ले रहा है? 20। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी आपकी डिमांड में चेंज आ सकता है प्राइस की वजह से। कि अगर 10 प्राइस था पेप्सी का और आप उसकी 10 यूनिट्स ले रहे थे, अब प्राइस पेप्सी का 20 हो गया। पेप्सी का प्राइस बढ़ने की वजह से, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होने की वजह से पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग किस पे चले जाएंगे? कोक पे। और अगर पेप्सी का प्राइस कम हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूट होने की वजह से प्राइस सस्ता हो जाएगा। पेप्सी का जब प्राइस कम हो जाएगा तो कंज्यूमर पेप्सी की डिमांड बढ़ा के कितनी करेगा? 20। अब अगर मैं इस केस में भी अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? आपका डिमांड कर्व। तो 3 रीजंस हैं, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और आपका सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम, दैट इज एम इक्वल टू प्राइस, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सिंगल यूनिट कमोडिटी, जो आपका इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अगर आपका 4 से 6 मार्क्स में आएगा तो आप इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन और सिंगल कमोडिटी तीनों का एक्सप्लेन करेंगे। और अगर 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का ज्यादा से आता है तो आप MU इक्वल टू प्राइस वाला कमोडिटी का केस को एक्सप्लेन कर देंगे। और उसमें आपको जो मैंने आपको समझाया था, आपका डायग्राम और स्केड्यूल, वो आपका नहीं भी बताएंगे चलेंगे, क्योंकि वो आपका क्या होता है, उसे हम बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। और डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप नहीं भी समझाएंगे तो बिल्कुल चलेगा, लेकिन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट मैंने ये सब कुछ आपको बताया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा थरली क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। इसको आप प्लीज जरूर गो थ्रू कीजिएगा डिटेल में। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर डिमांड चैप्टर। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द फर्दर टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।